हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं गौरव कुमार। आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ पीएचडी में आपने सुना होगा कि आपको पैसे मिलते हैं, इसको स्कॉलरशिप भी बोलेंगे। आपने सुना होगा फेलोशिप मिलता है, आपने सुना होगा कुछ आपको स्टाइपेंड मिलता है और कई चीज़ें आपने सुनी होगी कि पीएचडी करने में या पढ़ने में पैसे मिलते हैं। किसे मिलता है, कितना मिलता है, क्यों मिलता है और सबको एक समान मिलता है क्या, इन सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पीएचडी आप भारत में किसी भी जगह कर रहे हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा कॉन्सेप्ट तो ख़त्म कर दी गई है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो बहरहाल उसको छोड़ते हैं। तो आप कहीं से भी पीएचडी आप करेंगे, कहीं से भी पीएचडी करेंगे, आपको फेलोशिप आपको मिलता है। ठीक है, अब कहीं से भी करेंगे, मैं आपके मन में प्राइवेट आ रहा होगा, तो प्राइवेट में जो फेलोशिप मिलेगा उसके लिए एक थोड़ा सा जो रूल है वो अलग है, उस पर मैं लास्ट में बात करूंगा। सबसे पहले आपको समझना ये है कि पीएचडी मतलब क्या। पीएचडी जैसे दोस्तों, सबसे पहली बात है आप समझिए कि कोई पढ़ाई जो नॉर्मल कोर्सेज हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, 12 तक, ग्रेजुएशन तक, उसके बाद मास्टर्स तक, वैसा पीएचडी नहीं है। पढ़ाई वास्तविक रूप में अगर एकेडमिक डेकोरम की बात करें तो मास्टर्स तक ही आप किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे आप उसने उस विषय में मास्टर्स हासिल कर लिया, उस विषय का मास्टर हो गया, उस विषय की आप एक कह सकते हैं अच्छी खासी समझ आपने अर्जित कर ली। अब किसी विषय पर जब आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए पीएचडी होता है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आप काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने रूरल डेवलपमेंट का विषय चुना है और उसके कई एस्पेक्ट को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, या फिर किसी एक एस्पेक्ट पे भी अगर मैं बहुत ही गहराई से काम करना चाह रहा हूँ तो उस पर मैं करना चाह रहा हूँ, जिससे कि जो अवेलेबल नॉलेज है, जो जानकारियाँ हैं, जो ज्ञान है, जो चीज़ें हैं, उसमें और क्या मैं ऐड कर सकूँ, या फिर जो अवेलेबल है उसमें कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो उस दिशा में मैं काम कर सकूँ जिससे कि सही हो सके। और जो इसका ध्येय होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, ये होता है रिसर्च, इस तरह के कामों का इस सोसाइटी को आप कुछ दे सके, आप जिस नेशन से बिलोंग कर रहे हो उस नेशन को कुछ दे सको। आप एक जो नॉलेज अवेलेबल है वो आइदर इन पॉजिटिव वे, अगर कुछ करेक्शन की जरूरत है तो करेक्शन कर सके, नेगेटिव वे अगर देखें तो कुछ अगर आपको लग रहा है लूप होल है तो उस लूप होल को आप बता सके और एक नज़रिया, एक दृष्टि दे सके। ठीक है, विषय ये नहीं था, विषय ये है कि पीएचडी के दौरान पैसे कितने मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पैसे मिलते हैं। अगर आप भारत में किसी भी जगह से, चाहे वो आप आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी से भी पीएचडी कर रहे होंगे, आप पीएचडी के लिए करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको पीएचडी पढ़ने के लिए 5 साल तक के लिए आपको सरकार की ओर से स्टेट या प्राइवेट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको सरकार की ओर से मिनिमम 8,000 और कई जगहों पर 15,000 तक भी, और कई कुछ और क्राइटेरिया है जहाँ पे 20-25 हज़ार तक की फेलोशिप को मिलती है। कब तक मिलती है? तो 5 साल तक के लिए मिलती है। ठीक है, अब पीएचडी जो जमा करने की पूरी अभी की जो पूरी वो है टाइम ड्यूरेशन है, उस पर मैं आने वाले समय में बात करूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ 6 साल है, वो क्या है नहीं उस पर डिटेल में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। ठीक है, 6 साल में पीएचडी जमा करना होता है। 5 साल तक आपको एट प्रेजेंट टाइम में 5 साल 6 साल तक आपको जो भी आपका जो पीएचडी जेन्युइन ईयर है या फिर जो पीएचडी साइकिल है, ड्यूरेशन है, उतने दिन तक आपको फेलोशिप मिलती है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा? देखिए, भारत में कहीं पे भी आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ या लैंग्वेज को लेकर अब जब आप पीएचडी करेंगे, इन विषयों के अंतर्गत पीएचडी करेंगे किसी भी जगह से, तो 8,000 रुपये आपको फेलोशिप मिलेगा। अब कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि वो 8 की जगह 12 भी दे रहे हैं, है ना, 12,000 रुपये दे रहे हैं पर मंथ, आपको ये मिलता है। जो एक नॉर्मल यूजीसी के द्वारा जो निर्धारित है वो है 8,000। अब कई यूनिवर्सिटीज़ ने में आप कह सकते हैं कि ग्रोथ अच्छा है, वहाँ पे वहाँ की जो नीड है या वहाँ पे जो पूरा डेकोरम है, उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ के पास भी अथॉरिटी होती है कि फेलोशिप को बढ़ा कर दे सके। तो कोई 12 भी दे रहे हैं, कोई 14 भी दे रहे हैं, कुछ अलग अलग नॉर्म्स के तहत। क्यों मिलता है आप वो समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। बेसिकली पीएचडी एक रिसर्च प्रोग्राम है जहाँ पे आप रिसर्च करते हैं, जहाँ पे आप अध्ययन करते हैं किसी उपलब्ध, किसी अवेलेबल नॉलेज के इन्हांसमेंट में, या फिर उसमें जो लूप होल है उसको लेकर। आइदर इन द केस ऑफ अगर आप साइंस के हैं तो इन्वेंशन की दिशा में जाएंगे, इन द केस ऑफ आप कॉमर्स में हैं तो कुछ नई तरीके के आप कैलकुलेटिव मेथड्स और फाइनेंशियल चीज़ें आप डेवलप करेंगे। आइदर इन आप आर्ट्स में हैं तो फिर आप सोशल स्ट्रक्चर पर काम करेंगे, इन ह्यूमैनिटीज़ में हैं तो आप कुछ रचनाएं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निकाल कर आएंगे। ठीक है,
तो ये जो पैसा होता है बेसिकली आपको, जो आप अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन के दौरान जो आपको बुक्स लगेंगे उसके लिए होते हैं, जो आप ट्रैवल करेंगे उसके लिए होते हैं, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के रहने के लिए होते हैं, आप जहाँ खाना खा रहे हैं उस खाने के लिए होते हैं। ठीक है, ये होता है। उससे कहा क्या जाता है, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी बोलते हैं फेलोशिप, है ना, शोध वृत्ति। हिंदी में अगर बात करेंगे तो शोध वृत्ति। छात्रवृत्ति क्यों नहीं? छात्रवृत्ति इसलिए नहीं क्योंकि अब आप मास्टर्स के बाद आपके जीवन में जो आपको डेजिग्नेशन कह सकते हैं, या फिर आपको जिस नाम से, जिस खेमे से बुलाया जाता है बेसिकली साधारण शब्दों में, तो आपको शोधार्थी कहा जाता है, आपको स्कॉलर कहा जाता है, आपको रिसर्चर कहा जाता है। क्या कहता है? रिसर्चर। स्टूडेंट नहीं रहते हैं आप, स्टूडेंट ही हैं, हम लोग भी पीएचडी स्टूडेंट ही हैं। बट एक जो टर्मिनोलॉजी की एग्जैक्ट बात करेंगे, देखिए बेसिकली कोई भी व्यक्ति हो, वो कभी भी कुछ भी अगर पढ़ रहा हो या पढ़ा रहा हो तो वो उस चीज़ का लर्नर ही होता है, अध्येता होता है ना। वो ज्ञाता अपने आप को नहीं कर सकता। ज्ञाता कौन होगा? जिसको सब ज्ञान हो गया। मैं क्या हूँ? अध्येता हूँ, मतलब मैं अध्ययन कर रहा हूँ। चाहे मैं आपको पढ़ाई क्यों ना रहा हूँ, मैं आपको बता ही नहीं क्यों ना रहा हूँ, लेकिन मैं वो जो आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना भी सब सही मुझे कई बार नहीं लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मैं अपनी अध्ययन के दौरान मेरी जो समझ विकसित हुई उस पर मैं अपनी जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ, कुछ आपसे ले रहा हूँ, कुछ मैं दे रहा हूँ और कुछ नहीं। 4 किताब ज़्यादा पढ़ लेने से और आप 4 किताब कम पढ़े हैं तो इधर उधर का बस फासला है। जिस दिन आप 4 किताब ज़्यादा पढ़ लेंगे आप इधर हो जाएंगे और मैं उधर आपका सुनूंगा। तो जो हम लोग हैं साधारण शब्दों में विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो विद्या के ग्रहण करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए फेलोशिप दी जाती है, और वो फेलोशिप जो होता है 8,000 रुपये होती है, और कहीं कहीं जगह 14,000 12,000 रुपये होती है। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट हर जगह 8,000 ही है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ेंगे तो वहाँ पे जाता है कुछ। अब आप आएंगे मेडिकल साइंस में और तमाम जगहों पे, तो वहाँ पे भी कुछ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। सबको एक समान ही मिलता है। अब आपको समझना ये है कि ये जो फेलोशिप मैंने आपको बताया, ये जो आपको मिलेगा 8, 12, 15, 20, 22 जो भी मिलेगा, इसको नॉन नेट फेलोशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन नेट फेलोशिप, नॉन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फेलोशिप, ठीक है। ये क्यों? ये फेलोशिप जो है सबको मिलता है जिसका एडमिशन पीएचडी में किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेंट्रल हो स्टेट हो, एडमिशन हो जाता है, ठीक है। ये उनको पढ़ने के लिए मिलता है, और वो व्यक्ति जो होता है वो अभी तक नेट की जो एग्ज़ाम होती है, यूजीसी नेट जेआरएफ की, मैंने इससे पहले के वीडियो में भी बताया है, और भी कई वीडियोस में मैंने बताया कि पीएचडी वालों के लिए नेट क्यों जरूरी है। अगर आप नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप चैनल पर देख लीजिए। तो नेट का एग्ज़ाम आपने दिया, आप क्वालिफाई नहीं किए, या फिर अपने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्वालिफाई नहीं किए, वैसे तमाम जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको ये फेलोशिप मिलता है। अगर आपने नेट का एग्ज़ाम दिया और आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्रैक कर लिया, तो आपकी फेलोशिप कितनी होगी? आपके मन में सवाल आ रहा होगा। अब देखिए, एक तो मैंने आपको बताया ना कि कितना होता है, 8,000 बताया। अब आपकी जो फेलोशिप, अगर आप जेआरएफ क्रैक करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही तरह की फेलोशिप नहीं है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, और भी 2-3 बताने वाला हूँ। तो अब आपकी फेलोशिप हो जाएगी नियर अबाउट 30,000। अगर आप जेआरएफ क्रैक किए हुए हैं और अपने पीएचडी इनरोल किया हुआ है, या फिर पीएचडी में हैं आप, और पीएचडी करते करते आपने नेट के एग्ज़ाम क्रैक कर ली, जेआरएफ आपका हो गया है, तो आपकी जो 8,000 वाली फेलोशिप थी, जो 8,000 वाली फेलोशिप है, ये अब बंद हो जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगा, और अब आपको जेआरएफ वाली फेलोशिप मिलेगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर, क्या भैया, क्या गौरव, हमारी जो फेलोशिप अब मेरी जो ये जेआरएफ वाली है, क्या ये शुरू से जोड़ के मुझे मिलेगा जिस दिन मैंने एडमिशन लिया? तो आपको मैं जवाब देना चाहूँगा कि ये नियम पहले हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जिस दिन आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे वहाँ से आपको जोड़ के मिलता था। एक समय में ये हुआ करता था, वो भी इसमें नहीं हुआ करता था, वो एनएफ ओबीसी और आरजीएनएफ जो है उसमें है। हो सकता है मे भी पहले ये यूजीसी नेट जेआरएफ में भी हुआ करता होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जिस समय आप जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, उस दिन से आपको जेआरएफ फेलोशिप मिलेगा, जो कि नियर अबाउट 30,000 है। 30 to 36,000 भी आप कह सकते हैं, या 36,000 भी कह सकते हैं। ये वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी जो है अच्छे मेट्रो एरियाज़ में, मेट्रो सिटीज़ में है, तो वहाँ पे जो एचआरए मिलता है इसके तहत, ठीक है, तो जो वहाँ पे एचआरए वो ज़्यादा अच्छे 6,000 7,000 है। मेरे यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एचआरए 2,400 है। ये एक छोटी सी सिटी है, सेमी सिटी है, तो यहाँ पे उस हिसाब से उतना है। तो जो लोग हॉस्टल फैसिलिटी नहीं लेते हैं उनको जो एचआरए है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में फेलोशिप के साथ मिल जाता है, तो वो भी कैलकुलेट होता है। इसलिए मैंने 30,000 बोला, ठीक है।
तो अगर आप JRF हो गए तो 30,000 आपकी फेलोशिप होगी, 5 साल तक आपको ये मिलता रहेगा। और 5 साल तक में, ये 2 साल या 3 साल के बाद आप SRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SRF क्या होता है, जब आपकी रिसर्च जो है, आप जब आपके रिसर्च में आप 1-2 साल बिता लेते हैं, 3 साल बिता लेते हैं, तो आप सीनियर रिसर्चर कहलाए जाते हैं। तो सीनियर रिसर्चर में जो फेलोशिप है वो JRF से SRF में तब्दील हो जाती है। इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है, बस आपको अपने डिपार्टमेंट से रिकमेंड कराना होता है कि मैं SRF के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, वो आपको करके आपके UGC को वाया बैंक या फिर मेल के थ्रू आपको भेजना होता है। फिर आपका जो फेलोशिप है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बढ़ के आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, फिर आपको 30 से आप 40,000 कह सकते हैं, उसके आसपास आपकी फेलोशिप हो जाती है जब आप SRF के हो। 40 नहीं कह सकते, 36 समथिंग के आसपास आती है, ठीक है। ऐसा है। तो मैंने आपको एक बताया नॉन नेट फेलोशिप 8,000 वाली, दूसरा बताया JRF वाली, ठीक। अब इसके साथ ही साथ कई ऐसे काउंसिल्स हैं भारत में, जैसे कि ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICPR इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इस तरह के और भी आपको कुछ काउंसिल्स होंगे जो कि फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। ये सभी पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही, उसी के तत्वाधान में ये सभी UGC के अंतर्गत चलते हैं। अपने अपने स्ट्रीम्स में अच्छे रिसर्च को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एक अलग फेलोशिप मिलता है। कुछ जो काउंसिल्स हैं वो एंट्रेंस लेते हैं, कुछ जो काउंसिल्स है वो डायरेक्ट आपका जो रिसर्च प्रपोजल है PhD का, उसके बेस पे आपको फेलोशिप देते हैं। जैसे कि ICSR की बात करूं तो वो आपके रिसर्च प्रपोजल के बेस पे ही आपको वो फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। साल में एक बार ये सभी, जैसे आपको नेट का एग्जाम होता है, PhD का एग्जाम होता है, वैसे ये भी अपना एप्लीकेशन निकालते हैं, फॉर्म निकालते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। और जो प्रोसेस होता है, मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन सिर्फ रिसर्च प्रपोजल के बेस पे होना है तो वो उस पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अगर ICHR की बात करूँ तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है नेट की तरह, तो वो एग्जाम आप क्रैक करेंगे, उसके बेस पे फिर रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अब इसके तहत कितना फेलोशिप मिलता है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो जो काउंसिल्स वाले नॉर्मली हैं वो 20,000 पर मंथ देते हैं आपको, ठीक है, 20,000 पर मंथ, और ये 2 साल के लिए ही देते हैं। JRF 5 साल के लिए, नॉन नेट भी 5 साल के लिए, लेकिन जो काउंसिल वाले रिसर्च हैं, खासकर ICSR और ये जो मैंने आपको 3 नाम बताए, 2 नाम, वो 20,000 रुपये देते हैं, 2 साल के लिए देते हैं। प्लस इसके साथ ही वो पर ईयर कंटिजेंसी के रूप में आपको 20,000 रुपीज़ देते हैं, ठीक है। कंटिजेंसी अमाउंट क्या होता है, आपके मन में आ रहा होगा। तो कई दफ़ा आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहे हैं, कई दफ़ा आप टाइपिंग करा रहे हैं, उसको प्रिंट करा रहे हैं, कई दफ़ा आप बुक्स को प्रिंट करा रहे हैं, कई दफ़ा आप और कुछ चीज़ें हैं जो एकेडमिक वर्क से रिलेटेड हो वो आप ले रहे हैं, बुक्स परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए एडिशनल चीज़ों के लिए 20,000 पर ईयर आपको दिया जाता है एज ए कंटिजेंसी अमाउंट। फेलोशिप अलग से और ये अलग से, ठीक है। अब मैंने आपको 3 तरह के फेलोशिप बता दी। एक तो मैंने आपको 8,000 वाली बता दी नॉन नेट फेलोशिप, दूसरा मैंने आपको JRF वाली बता दी, और तीसरा मैंने आपको काउंसिल वाली बता दी, ठीक है। तो अब ये 3 फेलोशिप आपको मिलते हैं। अब आप इसके इतर भी, अगर आपकी अपनी बुद्धि और आपकी अपनी क्षमता और आपके अपने कुशलता में चमक है, खनक है, और आप और कुछ करना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलरली किसी कंपनी से, पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति से, पर्टिकुलरली किसी संस्था से, पर्टिकुलरली किसी गवर्नमेंट से भी आप एक फेलोशिप अमाउंट ले सकते हैं, एक रिसर्च अमाउंट ले सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट। अब वो आपके दिमाग पे काम, मतलब ये अब जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल अलग ही, और ये अपनी समझ के आधार पे बता रहा हूँ। कई दफ़ा मान लीजिए आपका जो विषय, आप जो काम कर रहे हैं, वो विषय ऐसा है जो कि किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए, पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति या संस्था या समाज या किसी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उसको कन्विंस कर पा रहे हैं। तो आप उससे ये कहेंगे कि मुझे ऑन पेपर या ऑफ पेपर, आप जैसे चाहिए, मुझे आप इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, इकोनॉमिकली मुझे आप कुछ फंड रेज कीजिए एज ए फेलोशिप अमाउंट या जिस तरह से भी हो, और मैं ताकि बेहतर तरीके से उस दिशा में काम कर सकूं। और आप इसमें ये हो सकता है कि आपको उसके साथ वो रिसर्च को या प्रोजेक्ट को शेयर करना पड़ेगा, या फिर आपको जो भी आपका डील होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे आप। तो इस तरह के फेलोशिप अमाउंट्स आपको मिलते हैं दोस्तों। और कंटिजेंसी अमाउंट आपको नॉन नेट वाले में मिलता है, वो 4,000 रुपये मिलते हैं पर 6 मंथ, 8,000 मान लीजिए, 8,000 एक ईयर में मिलता है, 2 किस्त में आपको मिलते हैं, वो 4,000 करके वो देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको JRF में भी कंटिजेंसी अमाउंट मिलता है, वो आपको उस भी आपको अच्छा खासा ही है, मतलब एग्जैक्टली मुझे वो अमाउंट जो फिगर से वो याद नहीं आ रहा है अभी, तो बहरहाल
तो फिलहाल इस वीडियो में फिगर्स पे बात करने पे मेरा फोकस नहीं था। फोकस ये था कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आपको मिलना है या फिर जिस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं या फिर जा रहे हैं, उसको फेलोशिप बोलते हैं, शोधवृत्ति बोलते हैं। उसके साथ आपको कंटिजेंसी अमाउंट मिलता है और ये आपको आपकी रिसर्च को बेहतर तरीके से करने के लिए, और आप जब रिसर्च कर रहे हो तो अपने फैमिली पे किसी भी तरीके से इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ना हो और बिल्कुल ओपन माइंड से आप काम कर सके, इसलिए ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। तो बहरहाल इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि पीएचडी कितने दिनों का होता है और इसमें क्या क्या नियम कानून है, कि क्या हमें पीएचडी करते वक्त कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में ही रहना होता है या फिर हम घर बैठे भी पीएचडी कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड में पीएचडी कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, उस पर भी बात हम आने वाले समय में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।